Good morning, class 12th. Beta, in business studies, today we are going to discuss about capital structure topic from the chapter financial management. Fine. In this topic, we were discussed about the capital structure. Capital structure means क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है ना, जिसको डिसाइड करना होता है कि पैसा कहाँ से अरेंज करे, कहाँ लगाए और जो प्रॉफिट आता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, तो उसका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है विच इज रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कि हाउ मच अमाउंट दे हैव टू अरेंज फ्रॉम डेप्ट एंड हाउ मच अमाउंट दे हैव टू अरेंज फ्रॉम इक्विटी. तो इट मीन्स इट इज द प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस. कैपिटल स्ट्रक्चर is the ratio of debt over equity. In other words, we can also say that कि capital structure represent the proportion of debt capital and equity capital in the capital structure. means कि किस चीज का रेशियो शो करता है कि कितना पैसा आपने डेप्ट में यूज, कितना पैसा आप डेप्ट के थ्रू अरेंज कर रहे हैं, कैपिटल के थ्रू अरेंज कर रहे हैं, और कितना पैसा आप इक्विटी के थ्रू अरेंज कर रहे हैं. तो विच स्ट्रक्चर इज बेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन फॉर एनी फर्म, बिकॉज कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर हम लोग we increase the value of equity shares. Fine, it means हम equity shareholders की जो है wealth maximize कर रहे हैं, और debt and equity दोनों का ही cost अलग होता है, यानी दोनों को bear करने का खर्चा अलग होता है, दोनों का risk भी अलग है. As debt involve less cost, debt में कम खर्चा होता है but risk ज़्यादा होता है, क्योंकि we have to risk in securities, whereas equities are expensive क्योंकि उनकी flotation cost बहुत ज़्यादा होती है. तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इक्विटी जो है वो ज्यादा रिस्की होता है. फाइन. डेप्ट इज रिस्की बिकॉज द पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इज लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस. डेप्ट को रिस्की इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो उसका हमें इंटरेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस पे करना ही होता है, वेदर यू आर अर्न और नॉट. आपको प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो, इट डजंट मैटर. इन डेप्ट्स यू हैव टू पे द इंटरेस्ट रेगुलरली. इन केस दे फेल टू पे डेप्ट सिक्योरिटी, अगर बाई चांस किसी तरीके से आप डेप्ट सिक्योरिटीज पे करना भूल गए या नहीं पे कर पाए, आपके पास इतनी अर्निंग्स नहीं आई दैट यू आर नॉट एबल टू पे द सिक्योरिटीज. फाइन. तो इन दैट सिचुएशन जिससे आपने पैसा उधार लिया है वो आपकी असेट्स के ऊपर क्लेम कर सकता है. फाइन. If firm fail to make return of principal amount, it can even go to liquidation and stage of insolvency also. और अगर firm liquidity amount on the time of एंड ऑफ द टाइम पीरियड लिक्विडिटी अमाउंट फेल नहीं कर या रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं कर पाई, तो उस कंडीशन में जो हमारी जिस भी इंस्टीट्यूशन ने हमें उधार दिया है वो हमारे लिक्विडेशन यानी हमारी फर्म को बेच भी सकता है, दिवालिया भी घोषित कर सकता है. अब अगर हम बात करें इक्विटी सिक्योरिटीज की, तो इक्विटी सिक्योरिटीज आर सेफ सिक्योरिटीज फॉर कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. डेप्ट में तो काफी रिस्क है, लेकिन इक्विटी हमारा काफी सेफ माना जाता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. और इन दिस देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशंस, और इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशंस भी नहीं होती. डिविडेंड भी डिपेंड ऑन प्रॉफिट कि कितना डिविडेंड प्रॉफिट आ रहा है. अगर हमारा एक्सपेंसेस खत्म करने के बियर करने के बाद इफ कंपनी रिमेन्स विद देयर प्रॉफिट देन दे कैन पे डिविडेंड. देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशंस. तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क ऑल्सो. द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इज वन विच रिजल्ट इन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. हमारा जो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है जिसको अडॉप्ट करने से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर क्या हो रही है, और राइज हो रही है. जितनी ईपीएस राइज होगा उतना ही वो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर को शो करेगा. फाइन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. फाइनेंशियल लीवरेज मीन्स जो हमारा ओवरऑल प्रोपोर्शन है डेप्ट का ओवरऑल कैपिटल, मतलब हमने टोटल कैपिटल में से कितना पैसा डेप्ट के थ्रू अरेंज करा है और कितना पैसा इक्विटी के थ्रू अरेंज करा है, दैट इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. फाइन. तो इस चीज को हम विद एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे. न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है जिसमें हमने फोकस करा है कि अगर जब कंपनी पैसा डेप्ट के थ्रू अरेंज करती है, व्हेन द कंपनी अरेंज द मनी विद द हेल्प ऑफ द डेप्ट, तो इन दैट सिचुएशन कितना उसको इक्विटी अरेंज करना है, कितना उसको डेप्ट अरेंज करना है, या कितना उसका ईपीएस होगा. तो देयर आर 3 डिफरेंट कंडीशंस. सिचुएशन फर्स्ट में देखिए आप, जो टोटल कैपिटल है वो 50 लाख रुपीज है, और 50 लाख रुपीज उसने टोटली पैसा कैपिटल इक्विटी कैपिटल के थ्रू अरेंज करा है बाय इशूइंग 5 लाख शेयर्स, जिसमें से 10 रुपीज वैल्यू है हर शेयर की. डेप्ट के 3 नो अमाउंट, टैक्स 30%,
EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स कुछ नहीं पे करा, वो 7 लाख है। इन सेकंड सिचुएशंस 50 लाख ही अमाउंट है, लेकिन 40 लाख फ्रॉम इक्विटी, 10 लाख फ्रॉम डेट, बाकी सब सेम है। इन थर्ड सिचुएशंस टोटल 50 लाख कैपिटल है, जिसमें 30 लाख फ्रॉम इक्विटी है एंड 20 लाख फ्रॉम डेप्ट, बाकी सारी कंडीशंस अलग सेम है। तो इन ऑल 3 सिचुएशंस हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन रेट ऑफ कॉस्ट, वो अभी हम चेक करेंगे आगे क्या है इसमें। अब पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं। सिचुएशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख है, जिसमें इंटरेस्ट तो उसे पे करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कोई पैसा डेब्ट के थ्रू अरेंज ही नहीं करा। जब आप डेब्ट के थ्रू कुछ अरेंज ही नहीं करे तो इंटरेस्ट किस बात का, तो इसलिए इंटरेस्ट 0 हो गया। तो ये आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स 7 लाख। टैक्स कितना पे करना है? 30%। किसका 30%? प्रॉफिट का 30%। तो प्रॉफिट का 30% कितना हो गया? 2,10,000, जिसको हमने रिमूव करा, माइनस करा, तो वी गए हमारे पास कितना बचा? 4,90,000। नाउ अर्निंग आफ्टर टैक्स से हम क्या निकालेंगे? EPS, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 4,90,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने इश्यू करें? 5 लाख। तो EPS कितना आ गया? 0.98। फिर इन सेकेंड सिचुएशन 40 लाख तो उन्होंने इक्विटी के थ्रू अरेंज कराया है और 10 लाख फ्रॉम डेब्ट, तो इट मीन्स 7 लाख तो EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसमें से हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया जो कि कितना है हमारा? 10%। तो 10 लाख का 10% 1 लाख हुआ, रिमूव माइनस कर दिया, 6 लाख बचा। फिर 6 लाख पे 30% हमको टैक्स पे करना है, वो माइनस कर दिया। अब ये बचा अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स से हमने क्या निकाल दिया? EPS। अब EPS 4,20,000 और अब की बार शेयर कितने हैं? 4 लाख, क्योंकि 40 लाख ही अरेंज करा है विद द हेल्प ऑफ शेयर्स। तो शेयर जो इश्यू करे मार्केट में वो सिर्फ 4 लाख है। तो 1.05 हमारा क्या आ गया? अर्निंग पर शेयर। फिर अगला आता है हमारा टोटल प्रॉफिट, अगेन 7 लाख, लेकिन अब उन्होंने 20 लाख अरेंज करे हैं विद द हेल्प ऑफ डिबेंचर्स। तो 2 लाख तो उसका इंटरेस्ट हो गया, 5 लाख बचा। 5 लाख पे 30% प्रॉफिट का टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को। 3,50,000 बचा। 3,50,000 को क्योंकि 3 लाख शेयर्स ही इशू करे बस मार्केट में, क्योंकि 30 लाख अरेंज करा है फ्रॉम शेयर्स, तो ये आ गया 1.16। तो इसमें आपने क्या देखा कि हमारा जो जितना ज्यादा हम डेब्ट के थ्रू पैसा अरेंज कर रहे हैं उतना ही ज्यादा EPS हाई हो रहा है। तो इसका क्या कारण है? क्यों EPS हाई आ रहा है? क्योंकि जो हमारा रेट ऑन इन्वेस्टमेंट है, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? इसका जो फॉर्मूला होता है वो कहता है EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो EBIT 7 लाख, इन्वेस्टमेंट 50 लाख इंटू 100, तो 14% आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो हम डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट या जो हम डिबेंचर्स का रेट पे कर रहे हैं वो 10% है, और जो हमें अर्निंग हो रही है वो 14% है। इसका मतलब जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है कॉस्ट ऑन या रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है ना, व्हेन ROI इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इन दैट सिचुएशन जितना ज्यादा हम पैसा डिबेंचर्स के थ्रू अरेंज करेंगे उतना ही ज्यादा EPS हाई होगा। जब आपका रेट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर होता है, तो उस कंडीशन में जितना पैसा ज्यादा आप डिबेंचर्स के थ्रू अरेंज करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? डिबेंचर होल्डर्स को अर्निंग पर शेयर की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। और जो डिसीजन होता है उसमें जितना आपका EPS हाई हो रहा है यानी उतना ही डिसीजन आपका क्या है? बेस्ट है। ठीक है ना। फिर एक सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में हमारे पास जो ROI है दैट वाज ओनली 6%, ठीक है, और जो हमें डेप्ट के ऊपर देना है वो कितना देना है? 10%। तो इट मीन्स व्हाट? हम ROI तो सिर्फ 6% है और हम डेप्ट का इंटरेस्ट दे रहे हैं 10%। इसका मतलब क्या है? ROI इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जब ROI इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो उस कंडीशन में जितना ज्यादा पैसा हम शेयर्स के थ्रू अरेंज करेंगे उतना ही EPS हाई होगा। जैसा कि ये सिचुएशन है, इसमें हमारा 0 है यानी डेप्ट कुछ नहीं लिया, फिर इसमें डेप्ट है और ज्यादा डेप्ट है, तो हर बार पहले 0.42, फिर 0.35, 0.23, यानी जितना ज्यादा हम इक्विटी के थ्रू पैसा लेते हैं, अगर ROI लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो उतना ही ज्यादा बेनिफिशियरी होता है फॉर द EPS। फाइन। तो ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर था। थैंक यू क्लास।